डिफेंस मामलों के। संजीव जी, शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस अब पर कंट्रोल उनका है। दुनिया में क्या बदलाव होंगे, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, रूस और यूक्रेन का क्या होगा, चाइना और भारत के रिलेशनशिप कैसे होंगे, चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे होंगे, दुनिया में और अमेरिका में क्या बदलने जा रहा है? पहले तो ब्रिजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अनकन्वेंशनल सोच की वजह से उनसे पूरे विश्व में उनके ऊपर नजर है। और दुनिया की आपने बात पूछी है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने विदेश नीति के विषयों पर भी विचार रखते हैं, जाहिर है कि वो अपने पूरे कैरियर और लाइफ में वो एक मूलतः बिजनेसमैन रहे और उनका जो अप्रोच होता है वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो अपने निर्णय लेते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच उनका होता है। जाहिर है कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है, प्रखर राष्ट्रवादी तो वो है ही, साथ ही साथ बहुत ही एम्बिशियस लीडर है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वो बातें करते हैं। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि वो ग्रीनलैंड को और कनाडा को, पनामा को अपने टेरिटरी में मिलाने की वो बात करते हैं। तो इतने महत्वाकांक्षी सर, मैंने नेता पहला राष्ट्रपति देखा जो एक संप्रभु राष्ट्र कनाडा से कह रहा है कि हम में शामिल हो जाओ और कह रहा है ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। इतना बोल्ड स्टेटमेंट और अनकन्वेंशनल और कूटनीति के खिलाफ है। इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपके मन में भी हो तो भी नहीं बोलना है। निसंदेह मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये किसी भी राष्ट्र की गरिमा, उसकी संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। कनाडा जैसा एक बड़ा महान राष्ट्र है और जाहिर है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है, तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। लेकिन जो बात मैं एम्फेसाइज कर रहा था कि वो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, उनके गैर परंपरागत जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है उनका, उसको दर्शाता है। और वो जाहिर है कि डील मेकिंग की बातें करते हैं, आर्ट ऑफ डील उन्होंने किताब भी लिखी है और इस तरीके की वो पूरी डील्स का उनका इतिहास रहा है जो अपने बिजनेस वर्ल्ड में उन्होंने की है। तो ऐसे में जो उनका पूरा अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा। और इस संदर्भ में मैं बस कहना चाहूंगा कि उनका जो सबसे टॉप प्रायोरिटी डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर देखें तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अमेरिका की जनता फेस कर रही थी, हाई इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट में जो अनेक चुनौतियां, ऋषिकेश अभी हमारे साथ जुड़े। ये करीब 22-25 दिन चुनाव के दौरान ऋषिकेश वहाँ थे, वाशिंगटन और फ्लोरिडा के बीच थे। ये हमें बता रहे थे कि वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा और जो राष्ट्रीय कर्ज है वो मुद्दा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, स्पेशली जो कंट्री साइड यानी रूरल एरिया के जो अमेरिकन्स हैं, वाइट अमेरिकन्स, उनमें बड़ा नाराजगी थी बाइडेन के लिए। जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ऋषिकेश जी ने भी इस बात की जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे कैंपेन ट्रेल के दौरान वो फॉरगॉटन पीपल की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो रिच अमेरिकन्स हैं, जो ऐसे अमेरिकन जिनके पास संपन्नता है, उनको तो वहाँ की जो बाइडेन की सरकार है उनको उनके विषयों पे तो विचार करती थी। लेकिन जो पेरीफेरी पर लोग हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रॉफिट्स को जिनके पास नहीं पहुंचे हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। और आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा ब्रिजेश जी, कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसी तरीके के जो नारे के साथ एक सत्ता पाई थी। और जब वो सत्ता में आए थे तो वो यहाँ तक कि पेरिस क्लाइमेट डील से भी अमेरिका को उन्होंने बाहर कर दिया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अमेरिका को बाहर कर दिया था। और ये पेरिस एग्रीमेंट से अब फिर ये आ रहे हैं सत्ता में फिर वापस। जी, मेरा ऐसा मानना है कि वातावरण परिवर्तन के विषय पर उनका जो विचार है वो फिर से बहुत ही कंजर्वेटिव होगा। और ये इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि एक बार फिर से वो एक बोल्ड मूव लेते हुए अमेरिका को बहुत ही इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण परिवर्तन संबंधी जो रिजीम्स है उससे वो बाहर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि वो संजीव जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ पॉलिसी को लेकर के आते हैं। नवंबर से जो मैं ट्रैक कर पाया, जितना भी पढ़ पाया या देख पाया, मैं ये पाता हूं कि कंफर्टेबल कोई नहीं है, कोई भी मुल्क कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। सब पता नहीं क्यों चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं ट्रंप से इस बार। देखिए, ये बात सच है कि राष्ट्र उनको लेकर के अनेक तरीके की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। और उनका जो जैसा कि अप्रोच रहता है कि वो अमेरिका के हितों को पहले रखेंगे और ट्रांजैक्शनल है। जाहिर है कि वो अपने उनको क्या फायदा हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाले नेता है। यहाँ तक कि नेटो के देशों को भी उन्होंने लगातार इस बात का दबाव बनाया है
कि उन्होंने उनको अपने डिफेंस बजट का 2% कम से कम नेटो में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर भी वो लगातार दबाव बनाने बहुत शुक्रिया, का हमारे प्रयास साथ करते प्लीज हैं। संजीव जी बने रहिएगा, हम इस पर चर्चा को